सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिनोवा अकेडमी आपके लिए लेके आया है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। ये सीरीज़ आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज़ में अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है ना किसी चीज़ के बारे में, तो आई डेफिनिटली श्योर कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं ना, तो आप कहीं न कहीं आपको उस चीज़ के बारे में जो है नॉलेज हो जाएगा। आज की जो हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ वाली फर्स्ट वीडियो है, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड को लेके। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको रिसर्च के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो आप जब ये वीडियो एंड होगी ना, तो आप बोलेंगे कि नहीं, अब आपको रिसर्च के बारे में कुछ तो पता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो फिनोवा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अंशुल पंचकरण है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पीएचडी कर रहा हूँ कॉमर्स में। तो आपको अगर रिसर्च के रिगार्डिंग या मतलब पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसी कोई क्वेरी हो, तो भी वो भी आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस कंटेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको थोड़ा भी हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आप जो है लाइक करके, कमेंट करके जो है हमारे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम आपको और अच्छा सीरीज़ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू किया है। तो रिसर्च रिसर्च क्या होती है? रिसर्च अगर मैं डेफिनिशन के तौर पे बात करूँ, तो रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, वेरीफाइंग एक्जिस्टिंग नॉलेज और सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो रिसर्च जो है ना, वो एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है। सिस्टमैटिक मतलब कि एक सिस्टम के साथ चलती है, ठीक है? कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक साइंटिफिक स्टडी है, जिससे आप डिस्कवर करते हैं न्यू फैक्ट्स और वेरीफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो पहले से ही रिसर्च हो चुकी है ना, उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। जो पहले से खोजा जा चुका है, उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम को। तो वो आपकी रिसर्च है। री और सर्च कि मतलब आप सर्च करते हैं बार-बार, जो में से मतलब आपकी कोई रिसर्च जैसे आपने जो है वो सॉल्यूशन ले आए। अब उस सॉल्यूशन को वेरीफाई करना और उस सॉल्यूशन से कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके अलावा जो है कोई नया फैक्ट जो है वो डिस्कवर करना, और ये सब कुछ होगा आपका एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में, तो उसे बोलोगे आप रिसर्च। ठीक है? तो रिसर्च जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आगे अगर आप जैसे मतलब पीएचडी एडमिशन लोगे, तो उसके बाद भी रिसर्च जो है वो आपके साथ चलेगी और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आने वाले फ्यूचर में, अगर आप आने वाले टाइम में अगर पीएचडी करोगे, तब भी आपको रिसर्च जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े सारे बच्चों को जो है बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है रिसर्च में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं न कहीं रिसर्च के बारे में बिल्कुल परफेक्शन तो नहीं, लेकिन कुछ नॉलेज तो आपके पास होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है? तो ये आपकी डेफिनिशन आ गई सिंपल, कि रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, वेरीफाइंग एक्जिस्टिंग नॉलेज और सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, जो क्या बोलते हैं हमारी रिसर्च के हैं, तो सबसे पहले है रिसर्च सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप। तो रिसर्च जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है? जैसे सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी रिसर्च जो है वो चलती है। रिसर्च जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब ओपिनियन फ्री। ओपिनियन फ्री इन द सेंस कि आप अपने इससे कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको हर चीज़ के लिए ना, अगर आप रिसर्च में कुछ भी कर रहे हो, उसकी जस्टिफिकेशन, उस चीज़ को जस्टिफाई करना ज़रूरी होगा कि हाँ, ये चीज़ मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसे हुई है। तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा रिसर्च जो है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक मेथड्स पे चलती है। अगर साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ नहीं करोगे ना आप रिसर्च में, तो वो रिसर्च नहीं कही जाएगी। आपको साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक चलती है। ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च में। ठीक है? ओपिनियन फ्री होती है। उसके बाद वो साइंटिफिक होती है। उसके बाद वो एम्पिरिकल होती है। एम्पिरिकल मतलब एविडेंस बेस्ड। एविडेंस होने चाहिए आपको, हर चीज़ को आप जैसे प्रूफ करने के लिए जो है आपके पास एविडेंस होने चाहिए। तो एम्पिरिकल होती है। कंट्रोल्ड होती है।
आप कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, आप कंट्रोल कंडीशंस में होती है रिसर्च। उसके बाद एनालिटिकल होती है, आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद डेटा को एनालाइज़ करते हो। तो एनालिसिस जो है वो भी एक की फीचर है आपका रिसर्च का। उसके बाद रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल का मतलब है रिपीटेबल रिजल्ट्स। जैसे आज जो रिजल्ट आया ना, अगली बार आप सेम प्रोसेस करोगे तो आपके पास वही सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो रिपीटेबिलिटी जो है वो भी एक की फीचर है रिसर्च का। तो आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि फीचर्स दे देंगे आपके पास, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक होती है, ओपिनियन फ्री होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं रिसर्च में, एविडेंस बेस्ड होती है, एम्पिरिकल जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल होती है रिसर्च। उसके बाद कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती है, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स भी होते हैं रिसर्च में। उसके अलावा एनालिटिकल मतलब एनालाइज़ होता है, एनालिसिस होता है डेटा का रिसर्च में। और उसके बाद जो है रिपीटेबल रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्योंकि आप जब सेम प्रोसेस जो है आपने किसी कोई रिसर्च की है और जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, अगर आप सेम प्रोसेस कल को भी फॉलो करेंगे तो उसके बाद सेम रिजल्ट जो है वो रिसर्च आपको निकाल के देगी। तो ये की फीचर्स हैं रिसर्च के। उसके बाद बेसिक अगर मैं टाइप्स की बात करूँ रिसर्च की, तो सबसे पहला टाइप है बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। तो ये जो बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च का ही नाम दूसरा फंडामेंटल रिसर्च है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कंडक्टेड टू एडवांस नॉलेज एंड थ्योरी, एम एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। तो जो आपकी बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च होती है ना, बेसिक रिसर्च का काम सिर्फ इतना होता है कि आपके पास जो पहले से नॉलेज है ना, उस नॉलेज को इन्हांस करना, उस नॉलेज को बढ़ाने का काम जो है वो बेसिक रिसर्च करती है। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल थ्योरी थ्योरी के बेसिस पे होती है, ठीक है? इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होती। बेसिक रिसर्च बात करती है कि आपने कोई नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को बढ़ाने का काम, उस नॉलेज में कुछ और एडिशन करने का काम आपका बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च जो है वो करती है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो ये आपका आ गया बेसिक रिसर्च। अगर आपसे पूछेंगे ना कि रिसर्च के टाइप में आप नॉलेज का एडिशन करते हो, नॉलेज को बढ़ाते हो, एक्सप्लोर करते हो, वो सारा आ जाएगा आपका बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल, मतलब बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है, ठीक है? मतलब थ्योरेटिकल ये थ्योरी पे है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अप्लाइड रिसर्च की ना, तो जो थ्योरी आपने मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने बेसिक रिसर्च पे लिया है ना, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो कंडक्टेड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जब आप सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये कीवर्ड है, जब आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सब सॉल्व करने लगोगे ना, तो यही बेसिक रिसर्च में जो आपने थ्योरेटिकल चीज़ें सीखी होंगी ना, अप्लाइड रिसर्च में उस चीज़ को अप्लाई करोगे। तो आपसे पूछे जाएगा ना कि आप कब जो है इस नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कौन-सी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हो? तो आप बोलोगे अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च कंडक्ट की जाती है जब आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर सिंपल इन दोनों का डिफरेंस बताऊँ मैं आपको, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का, तो बेसिक में आप थ्योरी सीख रहे हैं। जब आपने थ्योरी सीख ली, आपको पता है, उसके बाद अगर आप जब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तब आपका अप्लाइड रिसर्च वो चीज़ कहलाएगी। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्शन रिसर्च की, एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। उसमें भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे लेवल की, मतलब क्लासरूम लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक्शन रिसर्च में आप सॉल्व करते हो। कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन इन स्पेसिफिक सेटिंग, ये स्पेसिफिक सेटिंग्स में कंडक्ट की जाती है जो आपकी एक्शन रिसर्च होती है, ठीक है? और इसका एम होता है इम्प्रूव करना प्रैक्टिसेस को, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात करती है। तो याद रखना कि एक्शन रिसर्च जो है वो भी सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को, लेकिन स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्लासरूम लेवल की प्रॉब्लम्स, और अप्लाइड रिसर्च आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है? ये टाइप्स ऑफ रिसर्च है। उसके बाद अगर आपने बड़ी बार सुना होगा क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना आपकी, वो क्वालिटी की बात करती है, याद रखना क्वालिटी की बात करती है, और क्वांटिटेटिव के नाम से ही याद रखना क्वांट, क्वांट मतलब नंबर्स की बात करती है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना मीनिंग की स्टडी ऑफ फीलिंग्स, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस की बात करता है क्वालिटेटिव रिसर्च। जहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हो आप, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो फीलिंग्स की, ओपिनियंस की, एक्सपीरियंसेस की, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप स्टडी कर रहे हो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की, नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है? अब इसमें क्या बोलते हैं, अगर मैं सैंपल साइज़ की बात करूँ तो क्वालिटेटिव में आपका स्मॉल सैंपल साइज़ होता है, फ्यू पीपल होते हैं, और अगर क्वांटिटेटिव की बात करूँ, वहाँ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज़ होता है, मैनी पीपल होते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कैसे कलेक्ट करोगे? तो आप इंटरव्यूज़ का यूज़ करोगे, फोकस ग्रुप्स का यूज़ करोगे, ठीक है? वर्ड, स्टोरीज़, इनसाइट्स, ऐसे करके आप डाटा जो है वो कलेक्ट करोगे। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे, स्टडिंग स्टूडेंट्स फीलिंग्स अबाउट ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स की अगर फीलिंग जाननी है, आप स्टडी करना चाहते हैं
अबाउट ऑनलाइन क्लास, तो आप जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखना कि आप कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ का यूज़ करते हैं, फोकस ग्रुप्स का यूज़ करते हैं, तब आपका डाटा जो है वो कलेक्ट होता है, कहाँ पे? क्वालिटेटिव रिसर्च में। और वहीं अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूँ, जहाँ पे आप नंबर्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे सर्वेज़, एक्सपेरिमेंट्स करके आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है? ये सारा पार्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, जहाँ पे डाटा आपका नंबर और स्टैटिस्टिक्स और चार्ट्स की फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे डाटा कैसा था? वर्ड्स और स्टोरीज़ की फॉर्म में, ठीक है? सर्वे ऑन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम परफॉर्मेंस की, स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसके ऊपर सर्वे जब आप करोगे, तो वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा, क्योंकि आप उसमें उनके मार्क्स देख रहे हो कि एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स, उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, वो उसका रैंक 1। तो आप जो है यहाँ पे नंबर्स की बात करते हो, ठीक है? तो याद रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी मतलब फीलिंग्स की बात हो रही है, और क्वांटिटेटिव में आपकी बात हो रही है क्वांट की, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की। ओके? तो ये याद रखना। इससे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे डाटा कलेक्ट करते हो और क्वांटिटेटिव रिसर्च में कैसे डाटा कलेक्ट करते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके बारे में भी आपने बड़ी बार सुना होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, वहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स की बात होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, 2 तरह के वेरिएबल्स की बात होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। याद रखना, मैनिपुलेशन, ये बड़ी बार पूछा है कि कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो आप बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके आप देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है? ये देखते हैं आप। इसके अलावा अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करूँ मैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक स्टडी वेयर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड टू डिटरमाइन कॉज़ और इफेक्ट। कॉज़ और इफेक्ट, ये कीवर्ड है कि कॉज़ और इफेक्ट के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो कॉज़ की बात करता है, कारण बताता है वो, ठीक है? और जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या बताता है? वो इफेक्ट बताता है, ठीक है? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? जिसको आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो वो हो गया आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप कितना पढ़ोगे, कितना नहीं पढ़ोगे, वो आपके हाथ में, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब कोई बच्चा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जैसे वो मेरा है कि स्टडी आवर्स, तो मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, तो उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट मेरा पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो मतलब अगर मैं जितनी ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, उतने ज़्यादा चांस है मेरे एग्ज़ाम को क्रैक होने के। तो वो है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। तो आपने बात करनी है, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूछा जाएगा, आपने जब भी क्वेश्चन आएगा कि कौन-सा रिसर्च है जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, तो चुपचाप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टिक करके आ जाना। कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन से 2 वेरिएबल होते हैं, 2 तरह के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा वेरिएबल है? जो मैनिपुलेट होता है, जिसको मैनिपुलेशन करते हैं जिसकी, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा है? जिस पे आप देखते हैं इफ़ेक्ट, ठीक है? तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बताता है कॉज़, वो कारण की बात करता है, ठीक है? तो ये याद रखना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये याद रखना कि इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? दूसरा, इसके फीचर्स क्या है कि कंट्रोल्ड होता है, ये वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड है, ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं हम फैक्ट्स पे, साइंटिफिक होता है, ठीक है? रेप्लिकेबल, सेम रिजल्ट्स कैन बी रिपीटेड, सेम रिजल्ट जो है वो रिपीट होते हैं। उसके बाद एम्पिरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और डाटा पे बेस्ड होता है। उसके बाद ये सिस्टमैटिक वे में चलता है, फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ठीक है? जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ए न्यू टीचिंग मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इज कंपेयर्ड टू अनदर ग्रुप हु वर टॉट इन द ट्रेडिशनल वे। वो आ गया आपका कंट्रोल ग्रुप। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको इससे पहले एग्जांपल दिया ना कि आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है, आपके पढ़ाई स्टडी आवर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके, तो वो ज़्यादा एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया आपका जो स्टडी आवर्स हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, कि वो आपके हाथ में नहीं है एग्ज़ाम रिज़ल्ट, लेकिन कितने घंटे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, वो आपके हाथ में है। तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैनिपुलेट करो, फिर देखो कि उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? उसके बाद बड़ी बार आपसे ये भी पूछा गया है, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रिसर्च, बड़े सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इंडक्टिव रिसर्च जो होती है ना, उसमें आप स्पेसिफिक, ये याद रखना, आपसे बड़ी बार पूछते हैं कि स्पेसिफिक से जब हम किसी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, जर्नल चीज़ पे जाते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल। एक छोटी-सी चीज़ पता थी, उससे बड़ी चीज़ पे हम गए, ठीक है? मतलब हमने ऑब्ज़र्व किया किसी चीज़ के बारे में और लास्ट में एक थ्योरी जनरेट कर दी। तो उस थ्योरी को जनरेट करना ना, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना, वो आ जाता है आपका इंडक्टिव रिसर्च। मतलब जिसको आपका कीवर्ड याद रखना कि स्पेसिफिक, जब हम एक स्पेसिफिक चीज़ से जनरल थ्योरी की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल,
तो वो आ जाएगा आपका इंडक्टिव रिसर्च। और वहीं पे डिडक्टिव की बात करूँ, कोई थ्योरी है जो पहले से ही एक्सप्लेन्ड है, उस थ्योरी से हम कन्फर्मेशन की तरफ जाएँगे। तो हम यहाँ पे जाएँगे जनरल, ये कोई थ्योरी है वो दी थी और उससे हम एक किसी स्पेसिफिक चीज़ पे जाएँगे, जनरल टू स्पेसिफिक, वो आ जाएगा आपका डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, समझ गए? इंडक्टिव रिसर्च में क्या कर रहे हो आप? एक स्पेसिफिक से चीज़ से जनरल की तरफ जा रहे हो, जनरल की तरफ जा रहे हो, और वहीं पे डिडक्टिव रिसर्च में आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके? यहाँ पे आप क्या करते हो, पहले ऑब्जर्व करते हो और इंडक्टिव रिसर्च में और लास्ट में एक थ्योरी जनरेट कर देते हो। आप ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को देखते हो। जैसे अगर मैं न्यूटन की बात करूँ तो उन्होंने ऊपर से देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने एक थ्योरी जनरेट कर दी। उस सेब के गिरने के बाद उन्होंने ग्रेविटी के बारे में जो है वो बताया कि हाँ, ऐसे सेब जो भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आके गिरेगी। तो वो आपकी आ गई इंडक्टिव रिसर्च की, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक थ्योरी जो है वो दे दी। लेकिन वहीं पे अगर मैं डिडक्टिव रिसर्च की बात करूँ तो वो थ्योरी के कन्फर्मेशन के बारे में बात करती है कि थ्योरी आपके पास आ गई कि ग्रेविटी की, न्यूटन ने ये थ्योरी दी थी, आपके पास थ्योरी आ गई कि हाँ, अब वो सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, उसकी कन्फर्मेशन जो करना है ना, वो आपका डिडक्टिव रिसर्च में आ जाएगा। जब थ्योरी से हम कन्फर्मेशन की तरफ जाएँगे, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाएँगे, वो आपका डिडक्टिव रिसर्च। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंडक्टिव रिसर्च की, तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? आ गया समझ आपको? ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि इंडक्टिव का मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और वहीं पे डिडक्टिव की बात करूँ, डिक्रीज़ हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अब इसके अलावा ये भी याद रखना, ये बेसिक है कि इंडक्टिव रिसर्च को ना आप क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ डिनोट करते हैं, किसके साथ? क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर हैं, वही आपके इंडक्टिव रिसर्च के फीचर होंगे, याद रखना। और डिडक्टिव रिसर्च मतलब क्वांटिटेटिव के जो फीचर होंगे, वही आपके डिडक्टिव रिसर्च के फीचर होंगे, ठीक है? तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि क्वांटिटेटिव इसमें कौन-सी अप्रोच यूज़ होगी, तो याद रखना कि डिडक्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च ये एक जैसे हैं, और इंडक्टिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर एक जैसे हैं, ठीक है? इसके बाद मैं आपको इनका इकट्ठा जो है बताऊँगा कि आपने कैसे याद रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? बट ये है कि इस लेक्चर को देखने के बाद हम कम से कम आप ये तो नहीं कह पाएँगे कि आपको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता। आपको आज बड़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपने हाइपोथेसिस के बारे में बड़ी बार सुना होगा कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस ना रिसर्च में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब कि एक एजुकेटेड गेस है कि हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो मैं एक एजुकेटेड गेस लूँगा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है, वो मैं कैसे बोलूँगा? वो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप बड़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक गेस लगाएँगे, एन एजुकेटेड गेस। तो हाइपोथेसिस को बोलते हैं एन एजुकेटेड गेस या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना। टेंटेटिव स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? एक हाइपोथेसिस को। मतलब एक प्रेडिक्शन है आपकी अबाउट अ प्रॉब्लम। जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ठीक है? प्रेडिक्शन करना आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है? याद रखना, पेपर में भी बार पूछा गया है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट मीन्स अ हाइपोथेसिस, ओके? उसके बाद आपने बड़ी बार सुना होगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि हम मान के चलते हैं मतलब स्टार्टिंग से कि कोई रिलेशन नहीं है किन्हीं 2 चीज़ों में, ठीक है? नल हाइपोथेसिस का मतलब है एचओ कि मतलब कोई रिलेशन नहीं है इन 2 वेरिएबल्स में, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बोला कि जैसे नल हाइपोथेसिस, जैसे हाइपोथेसिस मैंने सेट कर लिया मेरी तरफ से कि मैंने एक प्रेडिक्शन कर ली कि मैं ज़्यादा पढ़ूँगा, तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएँगे, ठीक है? मैं ज़्यादा पढ़ूँगा, मेरे ज़्यादा मार्क्स आएँगे, ठीक है? तो मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मेरे ज़्यादा मार्क्स आएँ। अब नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि नहीं, अगर मैं कम पढ़ूँ, ज़्यादा पढ़ूँ, उससे मेरे मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नल हाइपोथेसिस बोल रहा है, ठीक है? कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन उसकी जगह मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके आऊँगा, ठीक है? मुझे नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग करना है, रॉन्ग प्रूव करना है, ठीक है? अब नल हाइपोथेसिस को ऐसे रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ गया कि कहीं न कहीं मैं अगर ज़्यादा पढ़ूँगा या कम पढ़ूँगा, मेरे मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि आपस में इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, ठीक है? तो अब मैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखूँगा, ये मेरा एजुकेटेड गेस आ गया कि ठीक है, मैं जितनी ज़्यादा स्टडी करूँगा, उतना जितने मैं स्टडी करूँगा उतने ही मेरे मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि नहीं, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। लेकिन वहीं अल्टरनेट क्या बोल रहा है कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। अब अगर मेरे मार्क्स
बढ़ते नहीं हैं, मतलब पिछली बार जितने थे उतने ही रहते हैं, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा कि हाँ, बढ़ने या ना कम पढ़ने से या ज़्यादा पढ़ने से मेरे मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उतने के उतने ही रहेंगे। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगा या कम पढ़ूँगा, उतना मेरा मार्क्स में जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँगा, तो मार्क्स मेरे बढ़ जाएँगे और अगर कम पढ़ूँगा, तो मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएँगे। तो वो आ जाएगा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब ये सेम एग्ज़ाम्पल, मतलब ये एग्ज़ाम्पल समझाने का मतलब बस इतना सा है कि अल्टरनेट बोलता है कि आपके 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, और नल हाइपोथेसिस बोलता है कि आपके इन 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? नल हाइपोथेसिस को एचओ से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट को एच1 से और एचए से भी करते हैं। ठीक है, याद रखना अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। और उसके अलावा मैं बात करूँ कि उसके बाद टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में भी सुना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि अभी हाइपोथेसिस समझ गए आप? ये ईज़ी है, बस इतना ध्यान रखना। और आपसे पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो किस नहीं, वो पूछते हैं कि किस हाइपोथेसिस में आपका रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस होती है, कि जहाँ पे आप बोलते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, तो आप बोलोगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। और कहाँ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो वो बोलते हो आप नल हाइपोथेसिस में। ओके? और हाइपोथेसिस क्या है आपकी? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक एजुकेटेड गेस। ठीक है? तो ये है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिसर्च में, वो आपको सिखाऊँ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आज, 20 मिनट से ऊपर हो गई है। मैंने सोचा है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, इसीलिए मेरा जितना हो सका है मैंने इस सीरीज़ में डालने की कोशिश की है, आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें या कोई और चेंज भी लेके आएँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।